साहित्य अगर समाज का दर्पण नहीं हो, अगर वो समाज की विकृतियों को, जी, अच्छाइयों को, जी, आदर्शों को अगर नहीं दिखा सकता है, तो फिर वो एक साज सज्जा की वस्तु तो हो सकती है, सही मायनों में उसे साहित्य कहे जाने में झिझक महसूस होती है। कविता एक ऐसी आत्मसंतुष्टि की चीज़ है जी, जिसमें अपने मन के विचारों के प्रवाह को अपने शब्दों में ढालते हुए अभिव्यक्त किया जाता है। जी, ये कहते हैं ना, कविता अपने आप में अगर स्वांतः सुखाय होती है तो वो अपने आप में निखरती चली जाती है। गीत क्या है जी, कि जो भी मन को छुआ विषय या जिसने मन अवरुद्ध किया, भावों को शब्दों में ढाला, छंदों में रसबद्ध किया, विद्रोही मन भावुक भी है, नहीं सहम कर शांत हुआ, जी। मन के भावों को निर्भय हो, गीतों में लयबद्ध किया, गीतों में लयबद्ध बहुत, किया। बहुत तो सुंदर। ये गीत संग्रह मेरा। साहित्य क्या है? जी, साहित्य को अपने शब्दों में मैंने परिभाषित करने की कोशिश की है। आप देखिए, जी, जो कुछ घटता है उसको साहित्य बताता है। जी, जो कुछ घटता है, समाज में जो कुछ हो रहा है, जी, 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 वो साहित्य समाज का दर्पण है। जी, तो जो कुछ घटता है उसको साहित्य बताता है, जो अनुकूल राष्ट्र के हो सबको सिखलाता है, देश काल से अलग सृजन होता न राष्ट्र हित में, ये दर्पण की तरह सदा सच को बतलाता है, ये दर्पण की तरह सदा सच को बतलाता है। जी, और साहित्य क्या है? जी। साहित्य भी हथियार है, आओ इसे सम्मान दें। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन की झलक कार्यक्रम में, जहां हम आपका परिचय करवाते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने अपनी सोच और रचनाओं के माध्यम से समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है। हमारे सभी दर्शकों को नमस्ते। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जिनकी कविताएं दिल को गहराइयों से छूती हैं। आपका काव्य संग्रह, कविता, गीत, गज़ल, दोहे इत्यादि रचनाओं ने न केवल भावनाओं का खजाना है, बल्कि समकालीन मुद्दों को भी उजागर किया है। आपने देश-विदेश में अपनी रचनाओं के माध्यम से बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। स्वागत करते हैं हम डॉक्टर निर्भय नारायण गुप्ता जी का। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम पर। नमस्कार। जी, जीवन की झलक के आयोजनकर्ताओं को नमस्कार। जी। आपके समस्त दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार सर। आज हम आपकी कविताओं की प्रेरणा और आपके रचनात्मक सफ़र के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम आपकी कविताओं और रचनाओं का कुछ वर्णन कर लेते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे रचनाओं में अपनी ख्याति को न बल्कि देश में बल्कि विदेशों में भी पहुँचाई है। बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपने 10वीं कक्षा के दौरान ही लिखना शुरू कर दिया था। एक ज़िंदगी जो आपकी कविता है, उसको आपने लिखा। बहुत सारी आपकी प्रकाशित प्रतियाँ हैं, काव्य मकरंद और भी बहुत सारे आपने जो भी अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त किया है। पहला सवाल ये सर करेंगे कि आपके लिए कविता लिखना क्या है? या आपके लिए एक अभिव्यक्ति है, एक यात्रा है या कुछ और है? नमस्कार, धन्यवाद आपका भी धन्यवाद और सर। आपके चैनल का भी। जी, कविता एक ऐसी आत्मसंतुष्टि की चीज़ है जी, जिसमें अपने मन के विचारों के प्रवाह को अपने शब्दों में ढालते हुए अभिव्यक्त किया जाता है। जी, ये कहते हैं ना, कविता अपने आप में अगर स्वांतः सुखाय होती है तो वो अपने आप में निखरती चली जाती है। जी। तो कविता अपने आप मन के अंदर भावों के साथ ही उपजती है और शब्दों के रूप में बिखर जाती है। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कविता निखरती और अपने आप बिखर जाती। तो सर क्या कोई साहित्य की ऐसी परंपरा या शैली है जिससे आप खुद को जोड़ते हैं? ये मान के चलिए कि काव्य की सारी विधाओं में लिख रहा हूँ, जी, छंद मुक्त भी और छंद युक्त भी। जी, छंदों में भी गीत, गज़ल, कविता, गीतिका, दोहे, मुक्तक, हाइकू सबको समान रूप से जब जैसे विचार उठते हैं उस धारा से लिख दिया जाता है। जी। जैसा कि सर आपने अपने परिचय में बताया कि आप ब्रज क्षेत्र से जुड़ाव महसूस करते हैं। हाँ, आपकी रचनाएँ हैं, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ। मैंने मूलतः तो खड़ी भाषा में ही लिखा था। जी, इसके बाद लिखते-लिखते जब ये हुआ
कि मैं ब्रज में ही पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, जी तो ब्रज में भी लिखा जाए। तो मैंने ब्रज में भी गीत, गज़ल, कविता, भजन सारे कुछ लिखे हैं। जी और मैं अपने गीतों के बारे में, मेरी जो अंतिम अभी लोकार्पित पुस्तक है, तुमको तो आखिर मिटना है, जी जिसमें 75 गीत लिखे गए हैं। जी और वो अमृत कलश मैंने नाम दिया है गीतों का, अमृत कलश। वो जी इसलिए कि वो अमृत वर्ष चल रहा था हमारा देश का, देश का तो उसमें 75 गीतों को शामिल किया गया है। बहुत और अच्छी उसके बात है। शुरुआत में मैंने अपने आत्मकथ्य में जो जी 4 लाइनें लिखी हैं, जी जी वो भी मैं सुनाना बिल्कुल चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल कि सर। जी जो भी मन को छुआ विषय या जिसने मन अवरुद्ध किया। गीत क्या है जी कि जो भी मन को छुआ विषय या जिसने मन अवरुद्ध किया, भावों को शब्दों में ढाला, छंदों में रसबद्ध किया, विद्रोही मन भावुक भी है, नहीं सहम कर शांत हुआ, मन के भावों को निर्भय हो, गीतों में लयबद्ध किया, गीतों में लयबद्ध बहुत किया। बहुत तो सुंदर। ये गीत संग्रह मेरा, और इसमें मुख्यतः राष्ट्र रस के ऊपर, देश के ऊपर बहुत सारे गीत हैं। जी सर, आपके विचार में साहित्य की आज के समाज में क्या भूमिका है? मैं चाहता हूं कि मैं काव्य में ही उत्तर दे दूं। बिल्कुल सर। जी मैं ये मानता हूं कि साहित्य क्या है। जी साहित्य को अपने शब्दों में मैंने परिभाषित करने की कोशिश की है। आप देखिए, जी जो कुछ घटता है उसको साहित्य बताता है। जी जो कुछ घटता है समाज में, जो कुछ हो रहा है, जी 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 वो साहित्य समाज का दर्पण है। जी तो जो कुछ घटता है उसको साहित्य बताता है, जो अनुकूल राष्ट्र के हो सबको सिखलाता है, देश काल से अलग सृजन होता न राष्ट्र हित में, ये दर्पण की तरह सदा सच को बतलाता है, ये दर्पण की तरह सदा सच को बतलाता है। जी और साहित्य क्या है? जी साहित्य भी हथियार है, आओ इसे सम्मान दें। साहित्य ने बहुत सारी समाज की दशाएं बदल डाली हैं, विगत में भी और आज भी। साहित्य अपने आप में इतना समर्थ है कि वो दिशा दर्शक के रूप में काम करता है। तो साहित्य भी हथियार है, आओ इसे सम्मान दें, दर्पण सदस्य सच ये दिखाए, सर्वदा यह ध्यान दें, यह चेतना का स्रोत है, यह जागरण का मंत्र है, सत्यम शिवम है सुंदरम, साहित्य को संज्ञान दें, साहित्य को संज्ञान दें। जी और साहित्य पे ही मैं कहना चाहूँगा, साहित्य विश्व जागरण करे तो अच्छा है। जी साहित्य विश्व जागरण करे तो अच्छा है, ये दानवता के प्राण हरे तो अच्छा है, जिससे विकास हो मानव में मानवता का, साहित्य शौर्य के भाव भरे तो अच्छा है, साहित्य शौर्य के भाव भरे तो अच्छा है। जी बहुत अच्छी बात। जैसा कि आपने कहा कि साहित्य जागरण करे, तो मैं इसी पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप मानते हैं कि लेखक की कोई सामाजिक जिम्मेदारी होती है जिस तरीके की जागरण और जागृति का प्रसार करे? मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर साहित्य में जी दिशा देने का जी दमखम नहीं है, जी तो वो साहित्य सिर्फ कहने के लिए साहित्य है। हर कालखंड में साहित्य ने दिशा दिखाई है, जागृति पैदा की है, मानव मन को झंझोरा है, और उसको खाली समस्याओं को ही नहीं लेके आया अपने अंदर, बल्कि समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए, दिशा दर्शक के रूप में साहित्य आगे रहा है जी और सबके साथ रहा है। जी जैसे कि हम साहित्य के बारे में पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी को, सूर्यकांत निराला जी को, तो क्या ऐसा हुआ है कि आपकी प्रेरणा वहीं से जागृत हुई हो साहित्य को लेकर, या कोई और आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिनके बारे में आप हमें बताना चाहें? मैं आपको बताऊं कि जी मैं यहाँ अखिल भारतीय साहित्य परिषद जी लखनऊ महानगर का अध्यक्ष भी हूँ, जी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साहित्यिक इकाई के रूप में काम करती है। जी और ये लोगों को ये प्रोत्साहित करती है, साहित्य की हर विधा के लोगों को, कि उनको क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए। जी
उनको वो साहित्य का सृजन अगर करते हैं जिससे साहित्य में जागृति आए, पॉजिटिविटी जन्म ले, सकारात्मकता आए, तो वो साहित्य एक सही समाज के रूप में, सही रूप में सामने आता है। और साहित्य वही कालजयी होता है जिसमें ये दमखम होता है कि वो साहित्य समाज को दिशा दिखा सके, लोगों में जागृति पैदा कर सके, समस्याओं का निवारण कर सके, तभी वो कालजयी होता है। जी। आपकी कोई ऐसी रचना या किरदार है जिसे लिखने के बाद आपको लगा हो कि ये आपके जीवन का हिस्सा बन गया है? मैंने ऐसे बहुत सारे गीत और गज़ल लिखी हैं जी। जो राष्ट्र की समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। मैं दो मुक्तकों से अपनी बात कहना चाहूँगा। जी। हमें लगने लगा है दिन पुराने लौट आएंगे, हमें लगने लगा है दिन पुराने लौट आएंगे, सभी आँखों के हम तारे बनेंगे, जगमगाएंगे, जगाकर प्रेम के भ्रातृत्व के भावों को हर दिल में, बहाकर ज्ञान की गंगा नई राहें बनाएंगे, नई राहें बनाएंगे। और एक और, मैं चूँकि राष्ट्र के ऊपर ही ज़्यादा लिखता हूँ, जी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा राष्ट्र तो सांस्कृतिक रूप से पुरातन काल से बहुत समृद्ध रहा है, चाहे वो बात वेदों की हो, स्मृतियों की हो, पुराणों की हो। जी। जब कोई और धर्म पैदा नहीं हुआ था उस समय भी सनातन था, और उसी सनातन धर्म को, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। जी। और उसी पर मैं कहता हूँ कि भारत देश महान, हमारा भारत देश महान, सारे जग की शान बना है अपना हिंदुस्तान, पहले था अब फिर बनना है, सबको है विश्वास, फिर सोने की चिड़िया होगा जाने सकल जहान, फिर सोने की चिड़िया होगा जाने सकल जहान। बहुत सुंदर सर। भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। जी। क्या आपको सर लगता है कि साहित्य को हमेशा समाज का दर्पण होना चाहिए, उससे भी परे जा सकता है? साहित्य अगर समाज का दर्पण नहीं हो, अगर वो समाज की विकृतियों को, जी। अच्छाइयों को, जी। आदर्शों को अगर नहीं दिखा सकता है, तो फिर वो एक साज सज्जा की वस्तु तो हो सकती है, सही मायनों में उसे साहित्य कहे जाने में झिझक महसूस होती है। अच्छा साहित्य वही बोला जाता है जिसमें समाज को दिशा दिखाने की और विसंगतियों के साथ साथ समाधान बताने की, सर जिसमें जैसा कि अभी होता क्या है कि जो डिजिटल युग चल रहा है हमारा, हाँ, सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे आ जाते हैं जो रामायण के नाम पे, गीता के नाम पे कुछ पंक्तियाँ लिख देते हैं और ये बताते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे कृष्ण ने बोला है, या ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, कोट को मेंशन कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है लोगों को भ्रमित करने के लिए? नहीं, अगर अपनी जड़ों से जुड़ा जाता है, अगर अपने पुरातन काल की अच्छाइयों को सामने लाया जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये मान के चलें कि साहित्य अपने आप में उन्हीं भावों और विचारों को अलग अलग धर्स के, अलग अलग तरंगों के साथ दोहराता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पहले न कही गई हो, हर चीज़ पहले कही जा चुकी है, लेकिन और उसे अच्छे ढंग से, अच्छे शब्दों में, अच्छी लय के साथ कहा जाना, इसी का प्रयास सारे साहित्यकार करते रहते हैं कि वो एक नयापन, एक नएपन के साथ नई चीज़ों को नए विचारों के साथ प्रस्तुत करें। जी। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि की, मेरी एक कविता में मैंने कहा है कि कवि की कमान, कवि की कविता, शब्दों के तीर चलाता है, जिस जगह न पहुँच सके रवि भी, कवि वहाँ पहुँच दिखलाता है। कवि की कमान, कवि की कविता, शब्दों के तीर चलाता है। तो कवि तो शब्दों के ही अपने तीरों से उन सब अनछुई ऊंचाइयों को, अनदेखे गए अंधेरों को, जी। अन पहुँचे गए प्रकाशों तक जी। पहुँच कर दिखाता है। जी।
जैसा कि आप कहते हैं कहा कि खड़ी बोली में आपने बहुत ज़्यादा लिखा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य की समकालीन दशा और दिशा को आप कैसे देखते हैं आज के समय में? आज के समय में भी साहित्य का सृजन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, जी, मात्रा में, लेकिन गुणात्मक रूप से उतना अच्छा साहित्य उतनी अच्छी मात्रा में नहीं आ रहा है जितनी मात्रा में उसका सृजन हो रहा है। लोग मीडिया पर आकर कुछ भी लिखते हैं, न उसमें कुछ शिल्प विधान बचता है, न उसमें कुछ भावों का ऐसा अनोखापन दिखता है जिससे उसे ये कहा जाए कि कुछ नई चीज़ निकल के आई है। लेकिन ऐसा ही साहित्य, जिसे कुछ लोग कूड़ा साहित्य बोलते हैं, कचरा साहित्य बोलते हैं या मीडिया साहित्य बोल देते हैं, वो बहुत मात्रा में आज की डेट में उत्पादित हो रहा है। और अभी तो चैट जीपीटी और ग्रेको वगैरह आ गए हैं, जी, तो वो आप कोई भी शब्द दीजिए वो निकाल के दे देंगे, एक्चुअली मेरा लेकिन कहना उस पर जी, चीज़ें निकल के आ जाएंगी, जी, लेकिन वो साहित्य नहीं होगा। जी, न उसमें शिल्प होगा, न उसमें भाव पक्ष में कंटिन्यूटी होगी। जब तक उसमें रचनात्मकता न हो, जी, जब तक उसमें शिल्प न हो, जी, जब तक उसमें काव्य विधान न हो, जब तक भावों का संगम मडरा के अपनी नई लहरों के साथ न उमड़े, जी, उसे साहित्य कहा जाना ठीक नहीं है। जी। क्या साहित्य में क्षेत्रीय भाषा और बोलियों की भूमिका को आप महत्वपूर्ण मानते हैं? आप इसे अपने लेखन में कैसे शामिल करते हैं? किसी भी भाषा में साहित्य का सृजन हो, जी, लेकिन अगर उसको अच्छे ढंग से, अगर उसको मेहनत करके पढ़ने लिखने के बाद मनन करते हुए अगर सृजन किया जाता है, तो वो किसी भाषा का साहित्य हो, वो दिल पर, हृदय पर अपनी छाप छोड़ता है और वो अपना असर लोगों के ऊपर बनाता है। तो सृजन किसी भी भाषा में हो, सारी भाषाओं में, हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद में खाली हिंदी भाषा को ही नहीं लेते, किसी भी भाषा में जो भारतीय भाषाएं हैं जी, उनमें जो सृजन हो रहा है, जी। हम उन सबको सम्मानित करते हैं, हम उनको सम्मिलित करते हैं, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। सर आपके लिए सफलता का पैमाना क्या है? जैसे अभी आपने कहा कि अखिल भारतीय परिषद में आप कार्यरत हैं। तो क्या लगता है आपको कि बहुत सारे पुरस्कार होने चाहिए वो सफलता है या बहुत सारे आपके प्रशंसक हो वो आपके लिए सफलता है या कुछ और? जो आपने सृजन किया है, जी, अगर उस सृजन की कुछ छाप जी, पाठकों के दिल में, पढ़ने वालों के मन पे रह जाती है और अगर वो ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि ये फलां पंक्तियाँ उस कवि के द्वारा कही गई हैं जी, या हमें इन पंक्तियों ने बहुत प्रभावित किया है, जी, तो यह उसकी सबसे बड़ी सफलता होती है। और वही साहित्य कालजयी माना जाता है जिसको उस कवि के जाने के बाद भी लोग याद करते हैं, दोहराते हैं, पढ़ते हैं। कई बार सफलता के नाम पर यह होता है कि कवि के जीवन काल में उसे वह मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता, जी, वो महत्ता नहीं मिल पाती, वो यश या गौरव नहीं मिल पाता जो उसको चले जाने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद प्राप्त होता है। जी, और आज साहित्य में पढ़ने की लोगों की बहुत कमी हो गई है। मीडिया पर जो कुछ लिखा जा रहा है, त्वरित साहित्य आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लिखित साहित्य है, जो सर्कुलेट हो रहा है, उसमें से खरीदने के लिए भी लोग क्रय भी नहीं कर रहे हैं, कम क्रय कर रहे हैं और पढ़ा भी कम जा रहा है। इसके लिए गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है जी, कि उतनी गुणात्मकता के साथ साहित्य का सृजन नहीं हो रहा है जिसके लिए पाठक मजबूर होकर उसे अपने पास रखना चाहे और जी, उसको रेफरेंस के रूप में यूज करना, प्रयोग जी, में लाए। जी। क्या कोई ऐसी आलोचना या समीक्षा थी जिसने आपके लेखन को गहराई से प्रभावित किया? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी मुझे याद है मज़दूर दिवस पर मैंने जी, कुछ दोहे लिखे थे जी, और जब एक ग्रुप में, एक नव परिमल करके ग्रुप है, जी, उसमें मैंने उसको डाला
तो एक साहित्य त्रिवेणी पत्रिका निकलती है, उसके संपादक हैं वीर सिंह मार्तंड जी। जी। उन्होंने उसकी हर दोहे के ऊपर अलग अलग एक लंबी समीक्षा लिखी जी। और उसके पूरे ग्रुप में उसको बहुत सराहा गया। इस तरह से जब कभी अचानक से कहीं से जी। किसी के द्वारा आलोचना, समीक्षा या उसके ऊपर विचार मिलते हैं तो नीचे अंतःकरण तक दिल हम तो खुश हो खुश जाता है। ऐसा लगता है कि हमारी जो सृजन की मेहनत है जी। वो सफल हो गई। जी। अभी मैंने कुछ कविताएं डाली थी, ये भारत पाकिस्तान के विवाद के बीच में मैंने लिखा था जी। कि 72 हूर लेने चल दिए हैं। तो इस कविता को बहुत सराहा गया जी। और जी। जब सराहना पाठकों के बीच से आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी। जैसा कि हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो समृद्ध परंपरा है, उसने आपके लेखन को कैसे प्रभावित किया है? जब हम अच्छे साहित्यकारों के साहित्य को पढ़ते हैं तो अपने आप ही हमारे मन के अंदर एक इच्छाएं जागृत होती हैं कि हमें भी कुछ इसी तरह ऐसा अच्छा लिखना चाहिए जिससे कि मन पर प्रभाव पड़े, जिससे हृदय पटल आंदोलित होने लगे। और ऐसे ही साहित्य को पढ़कर कोई भी साहित्यकार जब तक दूसरों के साहित्य को नहीं पढ़ता है तब तक उसकी लेखनी में उतनी तीव्रता, उतना प्रखरता नहीं आती। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आप बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारा मनन करते हैं जी। तो चीज़ें निकल के आती हैं और आपके अंदर से वो अभिव्यक्तियों के रूप में जी। प्राकट्य लेती हैं। जी। सर, क्या आपको लगता है कि हिंदी साहित्य को वैश्विक स्तर पर और पहचान मिलनी चाहिए और इसके लिए क्या किया जा सकता है? हिंदी साहित्य इतने प्रचुर रूप से प्रख्यात है, जी। विश्व में इतना छाया हुआ है जी। जिसका कोई जोड़ नहीं है। जी। आप देखिए हमारी भगवत गीता, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें उस भगवत गीता का अनुवाद नहीं किया गया हो या उस भाषा में उसको न पढ़ा जा रहा हो। जी। हमारी महाभारत है, हमारी रामायण है, हमारे वेद पुराण हैं, हमारी जितनी संस्कृत की पुरातन पुस्तकें हैं, जी। सभी का अनुवाद करीब करीब सभी भाषाओं में हो रहा है। जी। और ये अपनी हिंदी साहित्य की अगर आगे आए जी। तो वेद व्यास और वाल्मीकि और सूरदास, जी। नरोत्तम दास, इनसे आगे बढ़कर फिर आए तो मैथिली शरण गुप्त, जी। दिनकर, जी। महादेवी वर्मा, जी। सबको एक तरफ से लोग पूरे विश्व में पहचानते हैं, उनकी एक अलग पहचान है। जी। और जो वर्तमान में भी नए कवि निखर कर आ रहे हैं जी। वो भी अपना एक छाप छोड़ रहे हैं। विदेशों में भी अनेक कार्यक्रम हिंदी के ऊपर किए जा रहे हैं। जी। हमारी सरकार भी प्रचुरता के साथ हिंदी साहित्य को बढ़ावा दे रही है जी। और विश्व रंगमंच पर भी हमारा साहित्य छाया हुआ है। जी। तो हम ये कहें कि पहचान नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। जी। सर, मतलब कहने का मतलब ये था कि जो पहचान अभी है इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका आपने बहुत सुंदर जवाब दिया। सर, क्या आप अपने लेखन में जैसे कि हिंदी की क्षेत्रीय विविधता आपने कहा है, तो उसमें से कुछ जैसे अवधी और भोजपुरी, मैथिली है, इन सब भाषाओं को आप सम्मिलित करते हैं? अवधी और भोजपुरी तो मैं नहीं लिखता, जी। मैं ब्रजभाषा और हिंदी, ब्रजभाषा और हिंदी। हाँ, दो में ही। जी। तो क्या आप ऐसा हो सकता है कि आप इन भाषाओं को भी अपने साहित्य में जगह दें? मैं खाली ब्रजभाषा के ऊपर भी एक काव्य संग्रह निकालने जा रहा हूँ, जी। जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। जी। और मेरे साथियों ने भी मेरे को बहुत आग्रह किया है कि जी। आप ब्रजभाषा में भी ज़रूर अपनी पुस्तक निकालें। जी। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। जी। जी। सर, हिंदी साहित्य में अनुवाद की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जैसे भी हमने बात की रामायण और महाभारत पे, ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जिनका अनुवाद अभी और अच्छे से होना चाहिए ताकि ये अच्छे हर इंसान तक आसानी से ईज़िली अवेलेबल हो सके। मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी भी भाषा में लिखी गई जी। अच्छे साहित्य का जी। अन्य भाषाओं में अनुवाद अवश्य होना चाहिए जी। ताकि
उन पाठकों को भी, जी जो उस भाषा से अलग पाठक हैं, जी उनको भी उसका लाभ मिल सके। जी मुझे याद आता है कि यहाँ एक बहुत अच्छे शायर थे, उनकी सारी शायरी की जो गज़ल की पुस्तकें थी, सारी उर्दू भाषा में थी, और मैंने उनको आग्रह किया कि आप, मुझे खुद भी उर्दू नहीं आती, जी लिपि नहीं आती, तो जी मैंने कहा आप अपनी कुछ पुस्तकें हिंदी में भी निकलवाएं, और इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक संकलन हिंदी में भी निकलवाया। जी तो ये बहुत अच्छे यहाँ के गज़लकार जी हुए, जी जो अब नहीं रहे, जी चले गए। जैसा कि अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, हाँ, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप उस पे अपनी राय क्या दे सकते? मैंने अभी कई एक मुक्तकों के साथ जी इस पर अपने विचार लिखे हैं, जी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जी पहलगाम घटना के बाद जो पहला मुक्तक लिखा था, जी तो थूक जिहादी नाम बताने में अपना शर्माते हैं। मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ आप जी जी समझेंगी। जी जी थूक जिहादी नाम बताने में अपना शर्माते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें ही थूके जाते हैं। आतंकी का धर्म न कोई, कुछ निरपेक्षी कहते हैं, लेकिन धर्म पूछकर ही तो गोली खूब चलाते हैं, लेकिन धर्म पूछकर ही तो गोली खूब चलाते हैं। और अब जब उन्होंने छेड़ ही दिया है, तो सोए शेरों को छेड़ा है अब कैसे छुप पाओगे। सोए शेरों को छेड़ा है अब कैसे छुप पाओगे, पहलगाम जैसी हरकत कर कैसे अब बच पाओगे। गधे पालने वाले कैसे शेरों से आ उलझ गए, नाम निशान मिटा डालेंगे, मुंह अब कहाँ छुपाओगे, मुंह अब कहाँ छुपाओगे। और इसके बाद उन्होंने जब ये कांड किया, जी उसके बाद जब भारतीय सेना ने अभी 22 तारीख को, घटना के बाद जी जब 8 तारीख को अपना बदला लिया है जी ऑपरेशन सिंदूर से, जी तो मेरी लाइनें इस तरह से उठी हैं। जी तूने सिंदूर मिटाया था अपना हम स्वयं जलाएगा, तूने सिंदूर मिटाया था अपना घर स्वयं जलाएगा, प्रति उत्तर पाकर कोशिश का अपना मुंह कहाँ छुपाएगा। नापाक इरादे छोड़ अगर यदि नहीं समझ अब भी आई, अस्तित्व तेरा मिट जाएगा फिर से तू मुंह की खाएगा, अस्तित्व तेरा मिट जाएगा फिर से तू मुंह की खाएगा। जी और इसी ऑपरेशन सिंदूर पर 4 लाइनें और हैं, 4 जी पंक्तियाँ। हनुमत की पूजा की हमने सिंदूर लगा आश्वस्त हुए। मंगलवार को हम लोग हनुमान जी का दिन मानते हैं, जी और मंगलवार की रात्रि को ही ऑपरेशन सिंदूर किया गया। जी हनुमत की पूजा की हमने सिंदूर लगा आश्वस्त हुए, जब जय जवान का घोष हुआ दुश्मन तब सारे पस्त हुए। हर 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 महादेव बोले दुश्मन पर धावा बोल दिया, सिंदूर मिटाकर भागे थे अब सभी ठिकाने ध्वस्त हुए, अब सभी ठिकाने ध्वस्त हुए। और इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जी ये चल रहा है। जी और हम हमारे चाहते हैं जी कि हमारा देश इसी तरह विश्व में प्रखरता से एक शक्ति के रूप में उभरे, जी जो पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से उभर कर ऊपर आया है, जी विश्व शक्ति के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है। जी और पुराने काल में जो हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था, जी उसी तरह से फिर एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है, जी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम विश्व को विश्व गुरु के रूप में, दिशा दर्शक के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। जी बहुत आपका कीमती समय देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार आपका शिवानी जी, बहुत और बहुत आभार आपका। धन्यवाद आपकी जीवन की झलक कार्यक्रम के लिए। हम चाहते हैं कि आपका चैनल इसी तरह लोगों को आगे लाता रहे। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, अच्छे कार्यक्रम इसी तरह आयोजित करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।